है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जहाँ एक तरफ हम लोग सूरज के लिए इतना खुश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जरा सोचो माँ, तुम्हारी बहू योग्य है, उसके आगे पढ़ने की काबिलियत को दबाकर क्या हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं? माँ एक बार आशा को बहू के रूप में नहीं बेटी के रूप में रखकर देखो ना। बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन फर्क नहीं बदलता। हमारे नजर में तो सूबेदार एकदम सही इंसान। अरे क्या बात कर रहे हो बकुल? अरे सोच विचार करने के लिए कुछ मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या पता कोई नया चीज उससे निकल के बाहर चला आए। हाँ, इतनी जल्दीबाजी क्यों है भाई? काहे का नौकरी भौजी, वो तो मजदूरी करा था बेचारा, बीमार होकर घर आया है, पूरा शरीर खत्म हो गया। कहीं किसनवा के जैसा वो का हालत हो गया तो हम तो जीते ही जी मर जाएंगे छबीली। धीरज भैया समय समय पर मुझे बताते रहे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जिसकी भी जरूरत थी वो मुझे देते रहे। भले ही आज मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन धीरज भैया की मदद से मैं घर में ही पढ़ाई कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। सच में धीरज बहुत नेक इंसान है। भौजी उसे सोतेला सोतेला बोल के दिन भर ताने देती रहती है, लेकिन वो कभी मुंह नहीं खोलता। मौसी, धीरज भैया मेरे लिए माँ जी से ना जाने कितने ताने सुन लेते हैं। अगर सौतेला रिश्ता ऐसा होता है ना, तो हर बहन को ऐसा सौतेला भाई मिले और हर माँ को ऐसा सौतेला बेटा। सही कह रही हो भौरिया, धीरज को देखकर लगता है असली काबिलियत अवसर भुनाने में नहीं, अवसर बनाने में होती है। याद है जब धीरज ने अपनी विदेश वाली नौकरी छोड़ दी थी, तो हमें तो लगा था कि उससे बेवकूफ इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं, पर आज हमें एहसास हो रहा है कि उसने अपनी एक नौकरी छोड़कर पूरे गांव को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अरे कैसे हो किशन, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे धीरज भैया, अरे लेटो 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 लेटो। बाबूजी तो खलियान की तरफ गए हैं। मैं तो तुमसे ही मिलने आया। जी बोलिए भैया। गोकुल चाचा बता रहे थे कि तुम फिर से शहर जाने की जिद कर रहे हो। क्या करूं भैया, शहर नहीं जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा, और पैसे नहीं आएंगे तो बाबूजी का कर्जा कैसे उतारूंगा। किशन, तुमने कभी अपने बाबूजी के बारे में सोचा? तुमको इस तरह से देखकर उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता है। आप तो जानते हैं बाबूजी का हालत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, बाबूजी की मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। तुम मजबूर नहीं हो किशन। अरे यार, तुम जवान हो, काम करने की क्षमता है तुम में। अपने बाबूजी को देखो, इस उम्र में सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं खेतों में। बाबूजी को तो आराम देने के लिए शहर जाकर मैं काम करना चाहता हूँ। यहाँ मैं गांव में क्या करूँगा? किशन, अगर अब तुम जैसे लोग ये सोचने लगेंगे तो फिर क्या होगा? तुम भी किसान के बेटे हो और खेती किसानी को तुम इतना छोटा समझते हो। जिस काम में कोई आमदनी न हो उस काम को करने से क्या फायदा? घर गिरवी रखना पड़ जाए उस काम को करने से क्या फायदा? एक बात बताओ किशन, शहर में जाके तुमने इतनी मेहनत की। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन आज जो तुम्हारी ये हालत है, तुमने शहर में जितना पैसा कमाया था सब तुम्हारे इलाज के पीछे खर्च हो रहा है। देखो किशन, मैं तुम्हें शहर जाने से तो नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने छोटे भाई सूरज को शहर जाने से नहीं रोक पाया तो तुम्हें कैसे रोक सकता हूं। लेकिन यहाँ गांव में तुम्हारे जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है।
कभी फुर्सत में अपने बाबूजी से खेतों के बारे में पूछना। आज हमारे किसान पारंपरिक खेती के तरीकों में बदलाव करके अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया, लेकिन केवल खेती करके जीवन अर्जित नहीं हो सकता। हम लोग के पास कितने ही खेत है। जितना भी है, सबसे पहले सुनियोजित तरीके से खेती करनी चाहिए। और यहाँ गांव में रहते रहते आमदनी के बहुत सारे स्रोत बन जाते हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो जानते हो ज्यादातर उद्योग कच्चे माल के लिए हमारे किसानों पर आश्रित होते हैं। अब ये कपड़े की मिल में जो धागा बनता है, किससे बनता है? रुई से बनता है ना। रुई मतलब कपास। ये हमारे किसान भाई तो अपने खेतों में पैदा करते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया। खेत तैयार करने से और बीज लगाने से लेकर फसल तैयार होने से काटने तक बहुत समय लग जाता है। देखो किशन, अगर हम तर्क करने लगे तो हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह फैसला तुम खुद करो। जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है, कोई ना कोई परिणाम जरूर देता है। चलो अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखो। हाँ धीरज भैया, एक बात पूछूं? आप पूछो। भैया, आप विदेश जाकर इतना अच्छा काम करते हैं, फिर आप गांव में क्यों आए? क्योंकि हमारे किशन जैसे छोटे भाई अगर शहर जाने लगे तो अगर सब शहर ही चले जाएंगे तो यहाँ गांव में कौन रहेगा। इसलिए मैं यहाँ गांव में हूँ ताकि खेती करके अनाज उपजा सकूं और वहाँ शहरों में अपने भाइयों का पेट भर सकूं, जिससे उन्हें भूखा न सोना पड़े। अपना ख्याल रखो। क्या हुआ सूबेदार जी? कोनो दूसरा काम याद आ गया क्या? हमको देख के आप रास्ता काहे बदल रहे हैं? ना भौजी, ऐसा कोनो बात नहीं है। काहे कि अब नजर मिलाए भी तो कैसे मिलाए, ये से जा रहे थे। बस इतनी सी बात। खैर, हम आपको रोकेंगे नहीं। आप जाना चाहते हैं तो जाइए। भौजी, हमको आपके बारे में ऐसा ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए था। आप बहुत अच्छे हैं सूबेदार जी। बाहर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही बच्चे की तरह एकदम मासूम। आपके दिल में कोनो छल कपट नहीं है, जो सामने है वो है। ये से हम उस दिन आपके लिए साड़ी लेकर आए थे। बस हम चाहते हैं भौजी कि आप हमेशा खुश रहें। आपको किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? कई बार खुशियां दिखाई नहीं देती, पर हम खुश होते हैं। संभव हो तो भौजी हमको माफ कर दीजिए। हम आपके बारे में ऐसा ख्याल लाए, माफ कर दीजिएगा तो मन का को बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा भौजी। ये माफी मांग के आप हमें पाप चढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम सुने हैं कि आप गांव के स्वयं, क्या कहते हैं उसको, स्वयं सहायता समूह। जी जी, उसकी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है? ना, लेकिन हाँ, मतलब चर्चा है। आप वो काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। जिनके मन में कोनो छल कपट नहीं होता है, वो दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। रोटी लो। अरे रहे तो। अरे एक रोटी खाओ। दिन भर काम के चक्कर में हिया हुआ घुमा करत हो। अरे खाना पानी का भी ध्यान दोगे कि नहीं? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये पैसा लेके क्या करोगे? पैसा का क्या मतलब? अम्मा, पैसे में बहुत ताकत होता है, और हमारी तो भूख ही पैसा है। जेब में पैसा आ जाए ना अम्मा, पेट अपने आप ही भर जाता है। हमको तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अच्छा एक बात सुन, किरनिया के लिए एक लड़का देखे हैं, पर तुम्हारे बाबूजी को समझाना मुश्किल है। तुम्हारे मामा के दूर की रिश्तेदारी में है लड़का, घर बार सब अच्छा है, बस दुहाजू है, दूसर बिया है। पर हमको लगता है तुम्हारे बाबूजी सुन के मानेंगे नहीं। अरे
से बोले जा रहे हैं, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, कुछ तो बोलो। मना कर दो शादी अम्मा। हम किरनिया की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं करेंगे। भले उस नागिन की वजह से हमारी जिंदगी में बड़ा उथल पुथल रहा, लेकिन हमारी बहन है, उसकी शादी हम अपने पसंद लड़के से करेंगे। अरे पगला गए हो का तुम? या वो नागिन तुमको भी कोनो सम्मोहन बूटी खिला दी है? कल तक जिसको देखना नहीं चाहते थे, फूटी आंख नहीं भाती थी, आज अचानक से इतना लाड। अम्मा, सब कुछ अचानक ही होता है। किरनिया जैसे भी हो हमारी बहन है, लेकिन उसकी शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। लड़का भी हमने देख रखा है। अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बक रहे हो तुम। अरे जो सापिन तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, नरक बना दी, आज तुम उसकी खुशी की बात कर रहे हो। वाह वाह बेटा जी, देख लिए आज हम अपने को पराया होत। हाँ, कभी कभी पराये को भी प्यार कर लेना चाहिए, उसमें भी फायदा होता है। चाहे जौन भी हो जाए, हम ही किरनिया को कभी सुखी नहीं देख सकते। एक बात समझ लो तुम। एक काम करो माँ, अपनी आंखें बंद, बड़ा सुकून मिलेगा। भाई कि हम ठान चुके हैं कि किरनिया का ब्याह हम अपने पसंद के लड़के से ही करें, और इंजीनियर साहब को दावत पे हम न्योता भी दे चुके हैं। अरे ऐसे कैसे निमंत्रण दे दिया? हाँ, अरे लड़का कौन है, कहाँ का है, कैसा दिखता है, कुछ पता नहीं। लड़का बढ़िया है माँ, किरनिया की योग है। अच्छा, और तुमरे बाबूजी मान जाएंगे उस रिश्ते के लिए? बाबूजी मना कर ही नहीं सकते। काहे? कोनो हीरा जड़ा है का ओकरे ऊपर? अम्मा, तुम खुद ही देख लो, किरनिया को इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। हम नहीं होने देंगे ये रिश्ता। हम अपने सामने किरनिया को सुख भोगते देख ही नहीं सकते। जब से पैदा हुई है, सांप की तरह हमारी छाती पे लौट रही है। तो ठीक है ना अम्मा, थोड़ा सा सोचो, अगर जो दुश्मन की खुशी से हमको फायदा हो रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? अरे दुश्मन को सुखी नहीं होना चाहिए। जितना दुश्मन सुखी होगा, उतना ही हमारा कलेजा जलेगा, आग लगेगी। तो ठीक है अम्मा, तुमको जो करना है करो। हमने तो इंजीनियर साहब को घर पे खाने के लिए न्योता दे चुके हैं, तो पकवान भी आप ही को बनाना पड़ेगा। और सुनो बेटा, भोजन पानी की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। कान खोलकर सुन लो। क्या अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? हाँ? अगर इंजीनियर साहब खुश हो गए ना, इसमें तुम्हारे बेटे का ही फायदा होगा। और हम जानते हैं कि तुम हमारा नुकसान कभी नहीं चाहोगी। कभी कभी दुश्मन की बलि देने से अच्छा है उसे सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया जाए। अरे बिटिया, अब जब तक हो तब तक ये सब किए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं मेरी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। हाँ, तो फिर हम शादी करके कहीं नहीं जाएंगे। अरे बिटिया, ये पाप हमारे सर में मत चढ़ाओ। बड़ी किस्मत से बेटी का कन्यादान करने का मौका मिलता है। ये सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए चाचा जी कि जब तक आप तकलीफ में रहेंगे, मैं ससुराल में कैसे सुखी रह पाऊंगी? के रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। के रुका है सवेरा।
चाचा जी, आप ना भी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि ऐसे छड़ी के सहारे झुक के चल रहे हैं, समझे? अरे बिटिया, बुढ़ापा आ रहा है तो चलने के लिए छड़ी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी शाम होते होते घुटनों में दर्द हो जाता है। वो सब इसलिए होता है ना कि आप बिल्कुल चलना फिरना ना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। दिन भर बैठ के किताब पढ़ते रहते हैं और ज्यादा मन करता है तो प्रधान चाचा के यहाँ चले जाते हैं। अरे बेटा, तो क्या इस उम्र में मैराथन दौड़ूं? हे भगवान, अब आपको तो एकदम समझाना मुश्किल ही हो गया है। आपको कौन बोल रहा है दौड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत व्यायाम तो कर ही सकते हैं ना। वैसे तो शारीरिक शिक्षा मास्टर जी से आपकी बड़ी दोस्ती थी। वो मास्टर जी अरे उनका तो लंबी कूद का रिकॉर्ड है जो आज तक जिले में कोई नहीं तोड़ पाया है। अरे वो तो आज भी दनादन 10 किलोमीटर चल देते हैं और ना उनको कोई बीमारी छू पाया है ना कोई दवा दारू का चक्कर। आप जितना चाव से शारीरिक शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत अगर व्यायाम कर लेते तो आपको ना बीमारी छू भी नहीं पाता। हाँ, तो हम योगा करते हैं ना, और योगा में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचता है। अरे ये तो विश्व जानता है कि योगा एक विज्ञान है जिससे शारीरिक लाभ के साथ साथ और मस्तिष्क भी बहुत अच्छा हो जाता है। योग करके ना चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए अनुशासन और नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ता है, समझे? अरे बिटिया, अब बुढ़ापे में कौन सा अनुशासन? इसी उम्र में तो सबसे ज्यादा अनुशासन की जरूरत पड़ती है चाचा जी। अब आप ये जो झुक के चल रहे हैं छड़ी लेकर, अभी इस छड़ी को लेके ऐसे अगर आप झटक के चलेंगे, ऐसे झटक के चलेंगे तो फिर आपका व्यायाम भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, प्रधान जी को भी साथ ले लेते हैं, उनका भी तो बुढ़ापा आ रहा है ना। अब हमारे साथ में टहलेंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। प्रधान जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप ही के उम्र के हैं, लेकिन देखते हैं सुबह से रात तक कितना सारा काम कर लेते हैं प्रधान चाचा। अरे तो गांव के प्रधान हैं भैया, और हम ठहरे सरकारी स्कूल के रिटायर्ड मास्टर। अरे तो कुछ तो फर्क होगा ना। चाचा जी, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद सब मोह माया है। अब डॉक्टर भी आपको तो बोले हैं ना कि दवा के साथ साथ नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जो है कि मानते ही नहीं है। अरे बिटिया, अब जब तक हो तब तक ये सब किए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं मेरी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। हाँ, तो फिर हम शादी करके कहीं नहीं जाएंगे, और नहीं तो क्या। अब आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे, दवा नहीं खाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर हम भी आपका बात नहीं मानेंगे। जाइए। अरे बिटिया, ये पाप हमारे सर पे मत चढ़ाओ। बड़ी किस्मत से बेटी का कन्यादान करने का मौका मिलता है, ये सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए चाचा जी कि जब तक आप तकलीफ में रहेंगे, मैं ससुराल में कैसे सुखी रह पाऊंगी? मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। अरे बिटिया, ये बेटियों के साथ भी ना भगवान जी अलग ही रिश्ता बना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। लेकिन सब लोग मेरे चाचा जी जैसे इतने अच्छे नहीं होते ना। लेकिन उस स्वयं सहायता समूह का जिम्मेदारी सूबेदार को ही क्यों? अरे सूबेदार के ईमानदारी पे कोई शक है क्या? क्या करो, चेहरा पर में नहीं लिखा होता है कि ईमानदार है कि बेईमान है? अरे सूबेदार अकेला प्राणी है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। रुपया पैसा का बात है भाई, अगर मान लो रुपया लेकर के चंपत हो गया तो कहाँ खोजते फिरोगे उस फौजी को? अरे उससे ज्यादा तो ईमानदार हमको तुम लगते हो। कैसी बात कर रहे हो रामलाल भाई? तुम नहीं, हम तो हो सकते हैं। क्या किशन बेटा, क्या कहते हो तुम? किसके रोके रुका है सवेरा, ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा।
बेटा, तुम्हारे बाबूजी जितना अच्छा और सीधा है ना, लोग उतना ही फायदा उठाता है। न तो शिवा तुम्हारा पूरा खेती को हड़पने में लगा हुआ था। हाँ, मैं अपनी जमीन कभी नहीं जाने दूंगा चाचा, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। अब तुम्हारे जैसा लायक बेटा हो तो कौन बात का गम है। वो तो गनीमत है ना कि हम लोग सब मिल करके बीच बचाव कर दिए, नहीं तो आज तुम्हारे बाबूजी का भी हमारे जैसा हाल हो जाता। अरे एक किसान के हाथ से उसके खेती करने का जमीन चला गया। लेकिन गांव के भले के लिए हुआ ना रामलाल भाई, आप भी ना कोई भी बात के लिए बैठ जाते हो। लो, और मुआवजा भी तो अच्छा मिला है ना। तुम चाहो तो उस पैसे से कहीं और खेत खरीद लो, वैसे भी तो खेत है तुम्हारे पास काम भर का। अरे वो तो हम सोचेंगे ना कि उस पैसा से हम मत्स्य पालन करने के लिए दूसरा तालाब खोदवाएं या कोई और काम करें। अब तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा आप स्वयं सहायता समूह के खाते में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारा और गांव के किसान का भी भला हो जाएगा। मैं स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ा हूँ। अगर आपसी सहमति से काम किया जाए तो बहुत ही लाभ होगा। देखा किशन बेटा, तुम्हारे भाऊजी कितना होशियार हैं। अरे हमारे पैसा से गांव वालों का भला हो जाए, इसमें हमको कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन उस स्वयं सहायता समूह का जिम्मेदारी सूबेदार को ही क्यों? अरे सूबेदार के ईमानदारी पे कोई शक है क्या? देखो, केकरो चेहरा पर में नहीं लिखा होता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। अरे सूबेदार अकेला प्राणी है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। रुपया पैसा का बात है भाई। अगर मान लो रुपया लेकर के चंपत हो गया तो कहाँ खोजते फिरोगे उस फौजी को? अरे तो सूबेदार तो हम लोग का प्रतिनिधि ही कर रहा है ना। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि सूबेदार ही क्यों? अरे उससे ज्यादा तो ईमानदार हमको तुम लगते हो। कैसी बात कर रहे हो रामलाल भाई? अच्छा चलो, तुम नहीं हम तो हो सकते हैं। क्या किशन बेटा, क्या कहते हो तुम? अरे चाचा, काहे किसी आ रहे हो? हमको पता ही नहीं था कि हमारे गांव वालों के लोग में इतना सोच बदलाव आ गया है, जो खुद की सहायता समूह बनाने की बात कर रहे हैं, जो किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। बेटा, गांव में बहुत सारी चीजें बदल गई है, खेती करने का तरीका भी बदल गया है। हम लोग जो बैंक के साथ लेन देन करते हैं वो नहीं कहोगे? कब को बताओ, हम लोग आजकल बैंक से लेन देन करते हैं। अब बैंक में एगो हमरा खाता भी है, खुलवा लिए। धीरज भैया जो कह रहे थे वो करके दिखलाए। अच्छा, मैंने सब धीरज भैया कर रहे हैं ना। हम लोगों का कोनो सहयोग नहीं है गांव के विकास में। अरे चाचा, खिसिया काहे रहे हो? आपको इसी बात की नाराजगी है ना कि सूबेदार चाचा का नाम लिया, आपका क्यों नहीं? अरे तो सबके साथ अपना भी बात रखिए ना। लोकतंत्र में सबको एक बार बात करने का मौका मिलता है। अरे नहीं, अरे सूबेदार अगर उसका प्रतिनिधित्व करता है तो हमको कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बात अगर आपसी सहमति से होता तो अच्छा होता कि नहीं होता? खैर चलो, राम जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब हम चलते हैं, गाय गोरू सबको चारा उरा खिलाना है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि रामलाल कहना क्या चाहते हैं। दूध पी लो बेटा। मैं दिख रहा हूँ? अरे यार, पहले तुम ना मोबाइल रख के इत्मीनान से एक जगह बैठ जाओ। शुक्र है कि आज यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं पहले ना इसको मेज पे रखती हूँ अच्छे से। अभी नजर आ रही है? हाँ, अब ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अब कुछ बोलो। जब से चिल्ला रहे थे, अब सामने बैठे तो कुछ बोल नहीं रहे हो। हद नहीं हो गई आपकी? कुछ नहीं, बस बहुत दिन के बाद देखा ना तुम्हें, इसीलिए। क्या बात है, आज तो जनाब बड़े शायराना मूड में। लेकिन चलो बहुत अच्छा है। तुम्हारे भाषण अगर शुरू हो जाते ना तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। कम से कम आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारी सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही? परीक्षा बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें तो पता ही है ना, इतना आसान नहीं होता प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देना। यू नो, कंटिन्यूसली पूरा टाइम किताबों में घुसे रहो, उसके बाद भी कुछ याद नहीं रहता और टाइम कम पड़ जाता है। कोई बात नहीं, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मतलब सबका दिमाग धीरज बाबू की जैसा नहीं होता कि कोई भी एग्जाम दे दे और
पास हो जाए और सफल हो जाए। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे सही तो बोल रही हो। कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? मिस्टर धीरज। मैं तो बार बार बोल के थक गई हूँ, बल्कि अभी फिर से बोल रही हूँ कि तुम भी प्रशासनिक परीक्षा दे दो। मैं 100% लिख के देती हूँ गारंटी के साथ में कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना है। अरे तुम्हें एक बात पता है, जो तुम गांव में जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हो ना, उसका भी तुम्हें फायदा मिलेगा, जो तुमने इतना सब किया है इतने दिनों में। अरे यार, मैं बस अपने गांव के लिए, विकास के लिए कुछ कर लूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक सेवा तुम लोगों के लिए है, और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने गांव से कितना लगाव है। हम बोल देंगे कि स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि तुम भी बनना चाहते हो, लेकिन जब तक सबकी सहमति नहीं होगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। आप बस गांव वालों और प्रधान जी के सामने में मेरा नाम ले लीजिए। धीरज के साथ अकेले कहां से आ रही है?